नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका नमस्कार एमपी कार्यक्रम में। जैसा कि आपको पता है, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी प्रदान करते हैं, साथ ही मिलवाते हैं मेहमान से भी, ले जाते हैं सैर पर भी और देते हैं फिटनेस के मंत्र भी। तो दर्शकों, आज आपके लिए बहुत ही खास विषय लेकर आए हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के बारे में। लेकिन उससे पहले सबसे पहले आप नोट कर लीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स, जिससे आप भी हमसे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 0755266049। तो शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं आज की तिथि पर। आज की तिथि पर नज़र डालें तो विक्रम संवत 2079 पौष माह शुक्ल पक्ष है। आज पूर्णिमा है, जो कि बहुत खास दिन होता है व्रत के लिए, और तिथि है 6 जनवरी 2023 और दिन है शुक्रवार। तो दर्शकों, ये बात हुई तिथि की, और अब नज़र डालते हैं इतिहास पर, क्योंकि इतिहास से बहुत कुछ जुड़ा रहता है। हर दिन का एक विशेष इतिहास होता है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है हमें इतिहास से। तो आइए नज़र डालते हैं क्या कुछ खास है इतिहास में। 1664 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत पर हमला किया। 1838 में पहली बार दुनिया के सामने एल्फ्रेड वेल और सैमुअल मोर्स ने विद्युत टेलीग्राफ का सफल प्रदर्शन किया, जो भविष्य में दूरसंचार का आधार साबित हुआ। और 1929 में मदर टेरेसा भारत में रोगियों और गरीब लोगों की सेवा करने के लिए कोलकाता आई। 1939 में समाचार पत्रों में प्रतिदिन प्रकाशित कॉमिक स्ट्रिप सुपरमैन की शुरुआत हुई। और 1989 में इंदिरा गांधी की हत्या के दोनों दोषियों सतवंत सिंह और केहर सिंह को फांसी की सजा दी गई। 2010 में नई दिल्ली में यमुना बैंक आनंद विहार सेक्शन की मेट्रो रेलों का परिचालन आरंभ हुआ। तो ये तो कुछ खास बातें थी इतिहास से जुड़ी हुई। दर्शकों, विचार भी बहुत महत्वपूर्ण हैं और एक विचार हमारा जीवन बदल देता है। तो आइए नज़र डालते हैं क्या कुछ खास है विचार में। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सौंदर्य और यौवन को परास्त कर देती है, और ये अमृत वचन है आचार्य चाणक्य जी के। बिल्कुल सत्य वचन है, क्योंकि शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है और संपूर्ण विकास के लिए शिक्षित व्यक्ति बहुत सम्मान पाता है पूरे समाज में। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको बताया कि आज की बात में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के बारे में, जो कि आने वाले 11-12 जनवरी को इंदौर में आयोजित होने जा रही है, जिसमें न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी उद्योगपति शिरकत करेंगे। तो इसी पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ हैं श्री पी नरहरि जी, जो कि सचिव आयुक्त हैं एमएसएमई डिपार्टमेंट से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सर, मध्य प्रदेश सौभाग्यशाली है, क्योंकि उससे मेजबानी करने का अवसर प्राप्त हो रहा है ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में, और 2007 से शुरुआत हो चुकी है, जब दूसरे प्रदेशों ने सोचा भी नहीं था ऐसे इन्वेस्टर समिट को आयोजित करने के लिए। तो आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ तैयारी है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की। देखिए, मैं समझता हूँ कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक कार्यक्रम है जी। और ऑलमोस्ट एक साल छोड़कर एक साल होने वाला यह समिट जो है हमारे प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन के लिए, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के लिए, और उसके साथ ही हमारे यहाँ उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। और उद्योग, जब भी हम बात करेंगे उद्योग का सीधा सीधा तात्पर्य, अगर मध्य प्रदेश शासन इस पे जोर दे रहा है, इसका एकमात्र कारण ये है कि उससे सीधा सीधा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। यानी कि उद्योग स्थापित होते ही हमारे यहाँ जो पढ़े लिखे और उत्सुक और युवा, उनको रोजगार प्राप्त होता है। इसलिए मध्य प्रदेश शासन पूरी तत्परता के साथ में इस कार्यक्रम में लगा है कि हमें इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से अधिक देश दुनिया के जितने भी उद्योग हैं, उद्योग स्थापित करने वाले उद्योगपति हैं, वो आए, वो इसमें भाग लें। हमारे यहाँ जो मध्य प्रदेश में जितने भी रिसोर्सेस उपलब्ध है उसके बारे में वो जानकारी लें और निवेश करें। इसके साथ ही महत्वपूर्ण ये भी है कि इस बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के साथ साथ प्रवासी भारतीय दिवस 3 दिवसीय कार्यक्रम भी इंदौर में यानी कि 8 से 10 तारीखों में ये हो रहा है। उसके बाद 11 और 12 तारीखों में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है। तो ये 5 दिन का कार्यक्रम
हमारे लिए मैं समझता हूँ कि मील का पत्थर साबित होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बोला सर। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि दो बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन देश के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश में आयोजित होने जा रहे हैं और बहुत कुछ तैयारियां की गई हैं। सर अगर हम देखें 2007 में जब शुरुआत हुई थी और हम आज की बात करें, बहुत सारी प्लानिंग्स के साथ शुरुआत हुई थी। आज अगर 2023 है तो क्या कुछ तैयारियाँ हैं? मध्य प्रदेश किस तरीके से तैयार है इस पूरे प्रोग्राम को होस्ट करने के लिए? मध्य प्रदेश पूरी तरह से तैयार है और मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर इन दोनों कार्यक्रमों का मेज़बानी कर रहा है। और मध्य प्रदेश का इंदौर शहर 6 बार लगातार स्वच्छ शहर के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड प्राप्त किया है, एक पहचान बना लिया है। और ऐसे स्वच्छ शहर में इस तरह के कार्यक्रम होना बहुत ही, मैं समझता हूँ कि हमारे गर्व का विषय है। महत्वपूर्ण ये है कि जैसे आपने अभी बताया कि 2007 से जो एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स होने लगे हैं, उससे कितना ज़्यादा परिवर्तन आया है हम सब देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में छोटे छोटे उद्योगों से लेकर बड़े उद्योगों की स्थापना और उसके साथ ही हमारे यहाँ जो अधोसंरचना है उसका विकास होना, चाहे हमारे पास ज़मीन की उपलब्धता हो, पानी की उपलब्धता हो, बिजली की उपलब्धता हो और इसके साथ ही स्किल्ड मैन पावर की उपलब्धता हो, ये कई गुना बढ़ गया है। और इन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स के माध्यम से हमने हर बार पूरे देश दुनिया को ये बता दिया है कि मध्य प्रदेश में कई सारे संभावनाएं हैं और उन संभावनाओं को जितने जो भी समझना चाहते हैं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं और हमारे यहाँ अपने उद्योग स्थापित कर गतिविधियां करना चाहते हैं, उनके लिए हम बिल्कुल दिल खोल कर उनके लिए स्वागत करते आए हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमने कितनी तरक्की की है। हमने, आप देखेंगे पानी की उपलब्धता में और बिजली की उपलब्धता में आज अनवरत बिजली हमारे यहाँ उपलब्ध है और ख़ास तौर पर उद्योग स्थापित होने के लिए बिजली, न केवल हम बिजली देते हैं, बिजली की अनवरत उपलब्धता करते हैं, बल्कि उसमें रियायतें भी उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ लगभग 1,20,000 से अधिक हेक्टेयर में लैंड बैंक आज उपलब्ध है उद्योग स्थापित करने के लिए। इतनी बड़ी तादाद में लैंड बैंक मध्य प्रदेश मैं समझता हूँ कि एक संभावनाओं का प्रदेश है। और हमारे यहाँ जो भूमि की उपलब्धता है, विस्तार इतना ज़्यादा हमारे यहाँ ज़मीन उपलब्ध है और सेंट्रली लोकेटेड है मध्य प्रदेश, यानी कि पूरा मध्य प्रदेश जो है भारत का हृदय प्रदेश है। तो कनेक्टिविटी के हिसाब से हमसे अच्छा कोई कनेक्टिविटी वाला प्रदेश नहीं है। ये तमाम चीज़ें इसी बात को इंगित करता है कि मध्य प्रदेश में असीमित संभावनाएं हैं और उसका हमने भरपूर पिछले 15-20 सालों में भरपूर लाभ लिया है और आगे चलकर हम और लाभ लेने की ओर अग्रसर है। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से बताया। बिल्कुल अनंत संभावनाओं का क्षेत्र है मध्य प्रदेश और आपका हृदय से स्वागत करता है मध्य प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर अगर हम जल की बात करें, लैंड की बात करें या अदर रिसोर्सेज की बात करें, सभी चीज़ें आपके लिए उपलब्ध है। खासकर उद्योग के क्षेत्र में अगर आप उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो दर्शकों, हम आपको ये भी बताना चाहेंगे, एक सफल स्टार्टअप भी हमारे साथ आज जुड़ी हुई है। हमारे साथ हैं अनुभा सिंघई जी, जो कि फिजिक्योर की फाउंडर हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनुभा जी। हम आइए उनसे जानते हैं कैसे उन्होंने स्टार्टअप के बारे में सोचा, क्योंकि वो भी एक युवा उद्यमी है और महिला उद्यमी है और महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है सशक्त समाज को बनाने में। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कैसे विचार आया आपके मन में एक स्टार्टअप को स्थापित करने के लिए? जी कृतिका, सबसे पहले तो पिछले 15 साल शुरुआत में मैंने खुद भी काम किया। मैं बेसिकली एक कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरापिस्ट हूँ और शुरुआत में एक्सपीरियंस यानी अनुभव बहुत ज़रूरी होता है। स्टार्टअप के लिए भी अनुभव बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल। तो जब मैंने अलग अलग क्षेत्रों में, ख़ासतौर पे एकेडमिक्स में या हॉस्पिटल्स में काम करने के बाद कुछ चीज़ों को समझा, ये मुझे समझ आया कि फिजियोथेरापी जो है वो बहुत ही एक बोल देंगे विकसित या स्कैटर्ड, जिसको बोलेंगे, नहीं, अभी तक स्कैटर्ड रहा है ये प्रोफेशन। यानी कि अभी भी लोगों के मन में कुछ डाउट्स होते हैं, अभी तक लोग समझ नहीं पाते हैं कि फिजियोथेरापी किस चीज़ में लाभदायक है, या उनको डॉक्टर के परामर्श या डॉक्टर के कहने पर ही जाना चाहिए, या जो कोई लोग दूसरे हैं जिसको हम बोलते हैं कि क्वाक्स होते हैं, यानी कि जो लोग आपको मिसगाइड करते हैं, वो भी कई बार मरीजों को परेशान करते हैं। तो ये सब चीज़ें, इसके अलावा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, यानी कि डिस्टेंस,
हमेशा जी। बहुत प्रॉब्लम होता है। फिजियोथेरापी में कभी भी एक दिन में इलाज नहीं होता, समय लगता है। तो मरीज का घर से वहाँ जाना, जो बाहर के लोग हैं, जो भोपाल या मध्य प्रदेश के से इतना कनेक्टेड नहीं है, दूर के हैं, उनके लिए रुकने की व्यवस्था और ये सब चीज़ों को समझते और देखते हुए हमने फिजिक्योर की स्थापना करी 2020 में। और पहले 4 क्लिनिक्स के साथ हमने शुरुआत किया। उसके बाद अभी हम अब्दुल्लागंज, मंडीदीप जैसे इलाकों में भी जाना चाह रहे हैं, गए हैं बेसिकली, जहाँ पे फिजियोथेरापी को लेकर लोगों की जागरूकता बढ़ाना है, उन तक वो सुविधाएं पहुँचाना है। और न्यूरो रिहैबिलिटेशन अस्पताल हमने सागर में शुरू किया है, जहाँ रुक कर इलाज करने की पूरी व्यवस्था है। तो ये सब आइडियाज़ धीरे धीरे विद एक्सपीरियंस और से ही आए। जी अनुभा जी, बहुत अच्छा एक विचार है आपका। वन स्टॉप सल्यूशन आपने स्थापित किया, जो फिजियोथेरेपी की सेवाएं हैं वो लोग जन जन तक पहुंचाने के लिए। बहुत सारे सेंटर्स जहां तक लोग नहीं पहुंच पाते थे या उन तक नहीं पहुंच पाती वो सुविधाएं, उस विचार से आपने स्टार्टअप की स्थापना की। दर्शकों, पुनः मैं आपको बता दूं, आप फ़ोन कॉल के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। आप हमारा फ़ोन नंबर पुनः नोट कर लीजिए, 0755 266 0049। हमारे साथ पी नरहरी सर हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बारे में। सर, बहुत सारे स्टार्टअप्स भी जुड़ेंगे इससे, क्या मोटिवेशन रहेगा उनके लिए इस पूरे आयोजन में? मध्य प्रदेश में स्टार्टअप्स का एक बहुत अच्छा वातावरण निर्मित हुआ है और हमें बताते हुए बेहद खुशी है कि पिछले 13 मई 2022 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष में मध्य प्रदेश का जो स्टार्टअप पॉलिसी है और हमने एक जो नया पोर्टल लॉन्च किया है उसका उन्होंने इनॉग्रेशन किया है। इसके बाद हमारे यहाँ लगभग 700 से अधिक नए स्टार्टअप जुड़ गए हैं और बहुत खुशी की बात इस बात की भी है कि इन 2600 से अधिक जो हमारे यहाँ रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स हैं उसमें लगभग 40% से ज़्यादा महिलाओं के स्टार्टअप्स हैं। जी सर जी। तो इस तरह से स्टार्टअप्स में, जैसे अनुभव जी अभी कह रहे हैं कि जिस तरह से स्टार्टअप्स में महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व, महिलाएं आगे बढ़कर स्टार्टअप्स को स्टार्टअप स्थापित करना, उनके उसके माध्यम से कुछ नवाचार, कुछ आइडिया, इनोवेशन को बढ़ावा देने का जो काम चल रहा है ये अद्भुत है। और मध्य प्रदेश ने स्टार्टअप्स के क्षेत्र में इतना लीड ले चुका है कि हमारे यहाँ स्टार्टअप्स में न केवल वृद्धि हो रही है बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कि कृषि आधारित इंडस्ट्री तो है ही, सॉफ्टवेयर फील्ड है ही, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एडुटेक, जी सर, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इन तमाम प्लेटफॉर्म्स में स्टार्टअप्स आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा जो पॉलिसी जिसके अंतर्गत हम स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रहे हैं उसमें कई सारे रियायतें भी हम उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा हमने एक एमपी स्टार्टअप सेंटर एक्सक्लूसिवली हमने बनाया है जो केवल स्टार्टअप्स को और इंक्यूबेशन सेंटर्स को मतलब उनको मार्गदर्शन देता है, उनको मेंटर्स, उनको जितने वेंचर कैपिटलिस्ट हैं या फिर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, जिनके जो एंजल इन्वेस्टर्स जिसको कहते हैं, उनके साथ कनेक्ट करना, मार्गदर्शन देना, बहुत सारे इनोवेशन चैलेंजेस में पार्टिसिपेट करने के लिए देश विदेश में स्टार्टअप्स को अपना खुद का जो प्रोडक्ट है उसको एग्जिबिट करने के लिए हम बढ़ावा दे रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मैं ये मुझे बताते बहुत खुशी है कि हमने 60 से अधिक स्टार्टअप्स को हमने आमंत्रित किया है। वो जो हमारे यहाँ वहाँ एग्जीबिशन लग रहा है जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 9 तारीख को उस एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन भी किया जाएगा, उसमें हमने हमारे मध्य प्रदेश के स्टार्टअप्स को जगह दिया है। वो अपना एग्जीबिशन में अपना पार्टिसिपेशन भी करेंगे और लोगों को बताएंगे भी कि किस तरह से उन्होंने अपना स्टार्टअप की शुरुआत की है और किस तरह से उनकी बढ़ोतरी हो रही है। इसके अलावा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भी और प्रवासी भारतीय दिवस के कार्यक्रमों में भी हमने मध्य प्रदेश के स्टार्टअप्स को जो है मंच प्रदान किया है जहाँ पे वो अपने विचार साझा करेंगे, अपने स्टार्टअप के ग्रोथ स्टोरी के बारे में वो बताएंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे और मध्य प्रदेश किस तरह से स्टार्टअप के क्षेत्र में एक बेहतर इकोसिस्टम बनते जा रहा है और नए नवाचारों को बढ़ावा देते हुए नए नए युवा लोग जो है इसमें जुड़ रहे हैं और अपने नए स्टार्टअप निर्मित कर रहे हैं और उसको जो है बड़े पैमाने पे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको ले जा रहे हैं। हमें बताते हुए खुशी है कि अपने देश में आज के तारीख में लगभग 108 जो स्टार्टअप्स शुरुआत से लेकर अभी यूनिकॉर्न बन चुके हैं। जी सर। और मध्य प्रदेश में भी जो है ऐसे यूनिकॉर्न निर्मित होते जा रहे हैं और हमारा ये 2023 में समझता हूँ कि स्टार्टअप के क्षेत्र में असीमित बढ़ोतरी भी करेगा
और जी। दूसरे राज्यों के लिए भी उदाहरण बनेगा। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से बताया कि एक बहुत ही हेल्दी एटमॉस्फेयर है स्टार्टअप के लिए, इकोसिस्टम तैयार हो गया है और कई सारे यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं जो कि उदाहरण बन रहे हैं पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए। और मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली बात है कि उनको जो स्टार्टअप्स हैं उनको अपने विचार व्यक्त करने का मौका मिलेगा इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में। हमारे साथ एक सफल महिला उद्यमी है, आइए जानते हैं उन्होंने कैसे शुरुआत की थी, सरकार ने क्या सहयोग किया था, किस प्रकार से उन्होंने मेंटरशिप की बात करें या सीड फंडिंग की बात करें तो किस प्रकार से सहयोग प्राप्त किया। अनुभा जी, आपसे जानना चाहेंगे। जी, देखिए किसी भी स्टार्टअप के लिए एक तो आइडिया, दूसरा इसका एग्जीक्यूशन, और एग्जीक्यूशन के लिए शुरुआत में फंड्स बहुत ज़रूरी होते हैं, हम सभी जानते हैं। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि शुरुआत में श्री प्रदीप करमबेलकर जी के सहयोग से हमने स्टार्ट किया जी। और सबसे पहले हमने फिजियो टाइम्स करके मैगज़ीन को लिया, जो कि इंडिया की पहली और अकेली फिजियोथेरापी मैगज़ीन है। उसके बाद वो एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी की शुरुआत थी मेरी। उसके बाद फिजिक्योर को स्टैब्लिश करने के लिए हमने कल्पधाम ग्रुप ने काफ़ी एक सीड फंड प्रोवाइड किया, जिसकी मदद से हमने अपने 4 क्लिनिक स्टार्ट किए। क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कहीं पे भी, और सभी चीज़ों को हमको विस्तार में ले जाना था। लेकिन साथ ही साथ देखिए, प्रोडक्ट और सर्विस सेक्टर में थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ आता है। सर्विस में आप फिजियोथेरापी अगर किसी को चिकित्सा प्रदान कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि वो चिकित्सा उस पर्सन स्पेसिफिक के लिए उपयोगी हो, क्योंकि उसके लिए वही एक अकेला सोल्यूशन हम उसको दे रहे हैं। तो बिना किसी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए हम आगे बढ़े। फिर हमने बैंक ऑफ बड़ौदा की मदद से अगला अपना फंड जो लोन लिया इसके लिए, ग्रोथ के लिए, उसी की सब्सिडी। मैम रुकेंगे यहाँ थोड़ा सा, एक कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, महेंद्र सिंह पटेल जी हैं दुर्ग से। जी महेंद्र जी, आप दमोह से हैं। महेंद्र सिंह पटेल जी। जी, मैं महेंद्र पटेल दमोह से बोल रहा हूँ, ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के युवक और युवतियाँ हैं वो स्टार्टअप से कैसे जुड़ें और कैसे लाभान्वित हो सकें, इसमें थोड़ा सा प्रकाश डालने सर। नमस्कार सर। सर, हम आपसे पहले जुड़ना चाहेंगे इसी प्रश्न को लेकर के कि ग्रामीण क्षेत्र में स्टार्टअप जो है वो किस तरीके से अपने। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है। देखिए, जो स्टार्टअप है वो क्या होता है? स्टार्टअप ये होता है जिनके पास कोई आइडिया, कोई इनोवेशन हो और कोई प्रोडक्ट स्पेसिफिक आप ऐसा कोई काम करें जो अपने आप में अनोखा हो, पहली बार वो ऐसा प्रोडक्ट जो है निर्माण किया जा रहा हो, या फिर आपने ऐसे किसी काम को आपने प्रोसेस को सिंप्लीफाई करते हुए उसको आम जन तक पहुंचाने का काम किया हो। जैसे अनुभा जी ने कहा है कि उनका फिजिक्योर यानी कि फिजियोथेरेपी से रिलेटेड गतिविधियों को उन्होंने स्ट्रीमलाइन किया है। उस आइडिया को उन्होंने एक प्रोसेस को, जो पहले जटिल प्रोसेसेस थे, उसको सिंप्लीफाई किया, इसलिए वो अपने आप में एक स्टार्टअप होता है। तो स्टार्टअप कोई भी बना सकता है, और आपके पास अगर आइडिया और इनोवेशन है, आपके पास आपके दिमाग में ऐसा कोई उपज है जो एक ऐसा रूप ले सकता है जो आपके स्वयं के लिए और जो आपके कस्टमर्स या क्लाइंट्स रहेंगे या फिर आम जनता के लिए वो उपयोगी हो, तो आप सबसे पहले आपको अपने उस कल्पना को पेपर पे उतारना होगा और फिर उसको एक मूर्त रूप देना होगा। और एक छोटा सा ट्रायल करते हुए मेरा तो कहना यह है कि सबसे पहले आप कोई इंक्यूबेशन सेंटर से जुड़ जाइए। कोई इंक्यूबेशन सेंटर से अगर आप जुड़ेंगे तो आपको एक स्पेस मिलेगा, और उस इंक्यूबेशन सेंटर के जो भी लोग रहेंगे वो आपको मेंटरिंग करेंगे, यानी कि आपको मार्गदर्शक आपके लिए बनेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे आपके स्टार्टअप को स्केल अप करना है। दूसरा, आप स्टार्टअप तभी आपको माना जाएगा जब आप जो है अपने आइडिया, इनोवेशन को, जिस चीज़ के प्रोसेस को आपने सिंप्लीफाई किया है, वो आप भारत सरकार का जो उद्योग मंत्रालय है, DPIIT एक मंत्रालय है जो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन डिपार्टमेंट कहलाता है, उनके यहाँ वेबसाइट पे जाके आपको अपने इस आइडिया इनोवेशन को रजिस्टर करना होगा। और भारत सरकार के ये स्टार्टअप इंडिया पोर्टल कहलाता है। स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पे आप जब अपने आप को रजिस्टर करेंगे तो आपके आइडिया को रिकग्निशन मिलेगा, तब जाके माना जाएगा कि आप एक स्टार्टअप वास्तव में हैं। तो थोड़ी सी ये सब चीज़ें आपको करना ही पड़ेगा, परंतु इसमें जैसे मैंने शुरुआत में कहा है कि हमने एक MP स्टार्टअप सेंटर स्थापित किया है, और MP स्टार्टअप सेंटर भोपाल में स्थापित है, और इसमें हमने ऐसे लोग जो इस क्षेत्र में
विषय विशेषज्ञ हैं उसमें उनको हमने रखा है। जी। आप हमारे इस विषय विशेषज्ञों के साथ अगर आप संपर्क करेंगे, आप छोटा सा ईमेल अगर आप डालेंगे, या फिर आप हमारे वेबसाइट पे चले जाइए जो हमारा एमएसएमई विभाग का वेबसाइट है, या फिर स्टार्टअप पोर्टल मध्य प्रदेश करके आप अगर टाइप करेंगे गूगल में या किसी सर्च इंजन में, सर, तो आपको पूरी लिंक हम चाहेंगे आप हाँ दर्शकों से निश्चित शेयर ही करें। अभी शेयर करेंगे। जी। तो हम आपको हमारे जो स्टार्टअप सेंटर के जो विषय विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट्स हैं, जी। आपको पूरा मार्गदर्शन देंगे कि आपके स्टार्टअप को जीरो से लेके एक यूनिकॉर्न तक बनने तक आपकी जर्नी में हम लोग आपकी सहायता करेंगे। बिल्कुल सर, वो पोर्टल जो आप बता हाँ, रहे थे हाँ। उसके बारे में मैं हम आपको पोर्टल का डिटेल्स अभी जी। बता देता हूँ। तो मुझे उम्मीद है महेंद्र जी, आपका जो प्रश्न था उसका उत्तर बहुत ही अच्छे से आपको प्राप्त हो गया है, और डिजिटल पोर्टल्स पे आप जा कर के ये सारी सुविधाएं ले सकते हैं, और इंक्यूबेशन सेंटर्स जो होते हैं वहाँ जो मेंटर्स होते हैं उनके गाइडेंस में आप अपने स्टार्टअप की स्थापना कर सकते हैं। और मैम सर ने जैसा बताया कि एमपी स्टार्टअप पोर्टल जो है उस पर भी जाके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जी, जी सर। स्टार्टअप का जो हमारा जो पोर्टल का नाम है startup.mp.gov.in। मैं फिर से रिपीट करूंगा, startup.mp.gov.in। इस पोर्टल पे आप जाएंगे तो आपको हमारा पूरे डिटेल्स भी मिल जाएंगे, और हमारे जो गाइडेंस देने वाले लोग आपसे संपर्क करके आपको पूरी सहायता करेंगे। जी सर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आप नोट कर सकते हैं पुनः, startup.mp.gov.in, और इस पोर्टल पर जाकर आप अपने इंक्यूबेशन सेंटर्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने स्टार्टअप की पूरी गाइडेंस ले सकते हैं। स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, हमने फिर से डिस्प्ले किया है डिजिटल पोर्टल जो है startup.mp.gov.in। तो दर्शकों, आगे बढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 जो कि इंदौर में आयोजित होने जा रहा है, उस पर विशेष चर्चा हो रही है। हमारे साथ हैं श्री पी नरहरी जी, और साथ ही एक सफल महिला उद्यमी भी हमारे साथ है, अनुभा सिंघई जी। दर्शकों, वक्त हो चला है आपको सैर पर ले जाने का एक ऐतिहासिक नगरी मध्य प्रदेश की ग्वालियर। मध्य प्रदेश के भौगोलिक किनारे पर स्थित है ग्वालियर। ग्वालियर भव्य और शानदार इमारतों की एक सीमा प्रदान करता है। ग्वालियर के किले वास्तुशिल्प कौशल और जटिल डिजाइन के महान उदाहरण हैं। ग्वालियर का पहाड़ी किला और ग्वालियर शहर उत्तर भारत के इतिहास के अभिन्न अंग रहे हैं। ग्वालियर किला बलुआ पत्थर की ठोस दीवारों से घिरा लगभग 3 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ग्वालियर किले में 3 मंदिरों, 6 महलों और कई पानी के टैंक सहित कई ऐतिहासिक महत्व के स्थान हैं। ये लगभग अजेय संरचना और शायद भारत में सबसे सुरक्षित किला था। ये भी भारत में किले के बीच पर्ल के रूप में जाना जाता है। समय के एक बिंदु पर ग्वालियर का किला उत्तर और मध्य भारत के सबसे अजेय किले के रूप में माना गया था। ग्वालियर में पहाड़ी किला चोटीदार आकार में एक एकांत दक्षिण पूर्व, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में अन्य तुलनीय पहाड़ियों से घिरे एक पहाड़ी पर बनाया गया है। यह भारत में सबसे बड़े किलों में से एक है। कहा जाता है कि यह किला 8वीं सदी में बनाया गया था। पहाड़ी की चोटी पर स्थित शक्तिशाली ग्वालियर किले से पूरा शहर दिखाई देता है। किले की दीवारें खड़ी ढलान पर रास्ता देती हैं। यह किला कई बार कई लड़ाइयों के लिए एक गवाह रहा है। किले के एक घुमावदार मार्ग है जो लगता है पहाड़ी है, और पहाड़ी में नक्काशीदार जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों द्वारा किले के ऊपर पहुंचा जा सकता है। इसकी दीवारों के भीतर इस गढ़ में मध्ययुगीन वास्तुकला के खजाने कई चमत्कार महलों, मंदिरों और अन्य संरचनाओं के रूप में दिखाई देते हैं। किले के सबसे प्रख्यात महलों में है आश्चर्यजनक अलंकृत मान मंदिर महल, जिसे मानसिंह पैलेस भी कहा जाता है। ग्वालियर के किले ने इतिहास में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। लगभग 500 साल के दौरान ग्वालियर का किला एक शासक से दूसरे शासक के पास चला गया।
इसके केंद्र में एक बगीचा है जिसमें महाराज जयाजी राव सिंधिया की एक विशाल मूर्ति संगमरमर के चबूतरे पर बनी हुई है। ये छतरी इटालियन शैली में निर्मित है। महाराज बाड़ा की चारों दिशाओं में शॉपिंग सेंटर स्थित हैं। जनरल पोस्ट ऑफिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के विशाल भवन, टाउन हॉल और विक्टोरिया बाजार और महाराज बाड़ा परिसर में सुंदर प्रतिष्ठानों की विशेष सुविधा देखने लायक है। बाड़ा बाजार की खास विशेषता यह है कि यहां आने के लिए 7 प्रवेश द्वार हैं। महाराज बाड़ा ग्वालियर का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बाजार है। महाराज बाड़ा की वास्तुकला बड़ी ऐतिहासिक और सुंदर है। इसका कारण है महाराज जयाजी राव सिंधिया का वास्तुकला प्रेम। महाराज जयाजी राव सिंधिया ने महाराज बाड़ा क्षेत्र में विभिन्न शैलियों की 7 इमारतों का निर्माण करवाया था। महाराज बाड़ा में इटालियन, जर्मन, रशियन, मुगलई, राजपूती और चीनी वास्तुशिल्प की प्राचीन इमारतों को देखा जा सकता है। दर्शकों, तो आपने देखा ग्वालियर एक ऐतिहासिक नगरी मध्य प्रदेश की, और हम आज जो बात कर रहे हैं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे साथ हैं पी निर्हरी सर। सर, आपसे जानना चाहेंगे, कई सारे लोग अपना स्टार्टअप स्थापित करना चाहते हैं और सरकार बहुत ज़्यादा सहयोग करती है, लेकिन जानकारी के अभाव में कई लोग पिछड़ जाते हैं, तो आप अपने क्या विचार रखेंगे? निश्चित ही देखिए, जानकारी, इंफॉर्मेशन पूरी तरह से उपलब्ध हो, ये बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, मैं अभी दमोह से महेंद्र जी ने जो फ़ोन किया था जी, मैं आपको मुझे बताते खुशी है कि हमारे यहाँ आइडियाज़ और इनोवेशन की कोई कमी नहीं है। जी सर। हमारे यहाँ जो युवा है उनके पास इतने ज़्यादा आइडियाज़ हैं और नए नवाचार करने में हमारे मध्य प्रदेश के युवा बहुत स्मार्ट हैं। और मैं ये बता रहा हूँ कि गुना, हमारा एक गुना जिला जो है, गुना शहर से हमारे 200 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हमारे यहाँ ऑलरेडी चल रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो आइडियाज़ केवल शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए नहीं है, आइडियाज़ जो है जी सर, ग्रामीण क्षेत्र या किसी भी सामाजिक परिवेश से आप आते हो, आपके पास आइडियाज़ की भरपूर उपलब्धता है। तो मैं ऐसे युवाओं से अनुरोध यही करना चाहूँगा कि आप जो है, हमारा डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर होता है, हर जिले में एक उद्योग विभाग का एक ऑफिस होता है। कृपया कर आप, ये जनरली कलेक्ट्रेट में होता है या आसपास जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है, मुख्यालय है, हमारा डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर DIC कहते हैं, आप वहाँ जाके संपर्क करिए या फिर आप कलेक्ट्रेट में भी जाके संपर्क करिए, तो आपकी इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी कि हमारे यहाँ स्टार्टअप से संबंधित गतिविधियां क्या क्या हो सकती है और किससे मिलना चाहिए। और जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि आप हमारे स्टार्टअप पोर्टल पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर आप हमारे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर पर भी पहुंच सकते हैं, जहां पे आपको पूरी जानकारी स्टार्टअप से संबंधित और आपको स्टार्टअप के, आप अपना स्टार्टअप जो प्रारंभ करेंगे उसके लिए कौन कौन से पॉलिसीज हैं, कौन से पॉलिसी डिसीजंस यानी कि नीति निर्माण किया गया है, जिसके माध्यम से आप शासन से वित्तीय मदद ले सकते हैं, ये तमाम चीज़ें वहाँ पे आपको उपलब्ध हो जाएंगे। बिल्कुल सर, आप नीतियों की बात कर रहे हैं, पॉलिसीज़ की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ ऐसी फ्लेक्सिबल पॉलिसीज़ बनाई हैं जिससे बहुत सारे जो स्टार्टअप्स हैं वे आकर्षित होती हैं। उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, डॉक्टर प्रदीप साहू जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आवाज़ सुनाई दे रही है क्या मैडम? जी प्रदीप जी। कृतिका मैडम, सबसे पहले आप सभी को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, आपको भी सर। मैं सर से ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कर रही है, इसमें कौन कौन से ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिसमें कि इन्वेस्टर ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं? क्योंकि अधिकतर जो स्टार्टअप्स होते हैं वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले ही फेल हो जाते हैं। तो वो कौन कौन से सेगमेंट है, कौन कौन से सेक्टर है जिसमें इन्वेस्टर ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, और जो डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाते उसके लिए फिर सरकार क्या कर रही है? एक तो प्रश्न ये। दूसरा मैडम जो फिजियोथेरेपिस्ट है, उनसे ये प्रश्न है कि फिजियोथेरेपी कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें एक्सट्रीमली यूजफुल होती है और कौन सी ऐसी बीमारियां जिसमें बिल्कुल काम की नहीं होती है?
और इमरजेंसी वाले कौन से ऐसे केस हैं जिसमें एक फिजियोथेरेपिस्ट मदद कर सकता है, प्लीज बताइए, है ना? बिल्कुल सर, पहला प्रश्न आपसे है। हाँ जी। क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, किस क्षेत्र के स्टार्टअप सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन रखेंगे? इन्वेस्टर्स की बात करी है सर ने। देखिए, आपका बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। देखिए, स्टार्टअप हमारे देश में हमको समझना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर हमारा जो मतलब जो बिजनेस ओरिएंटेड फैमिलीज़ को छोड़कर जो सामान्य परिवारों से जो लोग आते हैं, जनरली यही मानते हैं कि हमने अगर कोई स्टार्टअप प्रारंभ किया है जी या सर। जो कोई कंपनी स्टार्ट किया है, कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, तो निश्चित ही हमें सक्सेसफुल होना ही है। एक ये गलत धारणा हमारे सामाजिक रूप से जो है बना हुआ है। जी सर। परंतु ये वास्तवता ऐसा नहीं है। हम लोग जो भी कंपनी या स्टार्टअप या कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसमें सक्सेस भी हो सकता है, फेल्यूर भी हो सकता है। तो सक्सेस और फेल्यूर दोनों ही जो है सिक्के के दो पहलू है। तो हमें यह समझना है कि हमें सक्सेस से भी जो है आगे बढ़ना चाहिए, और फेल्यूर से जो है पीछे हटना नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं, हम जो है शासन ने ऐसी नीतियों का निर्माण किया है कि हम आपको एक गाइडेंस देते हैं। आपने जो स्टार्टअप या फिर कोई भी ऐसा कंपनी स्टार्ट किया, एमएसएमई छोटा सा उद्योग स्टार्ट किया, कोई सर्विस सेक्टर स्टार्ट किया, तो आप फेल्यूर की ओर ना बढ़े उसके लिए क्या करना चाहिए, जी। आप सक्सेस की ओर ही बढ़े उसके लिए कौन कौन से ऐसे स्टेप्स लेना चाहिए, उसका मार्गदर्शन देने का हमने काम किया है। इसके अलावा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो स्टार्टअप्स यहाँ भाग ले रहे हैं और इन्वेस्टर्स किस चीज़ में रुचि रखते हैं, मैं ये बताना चाहूँगा कि इन्वेस्टर जो है जो ऐसे आइडिया, ऐसा इनोवेशन जो चल सकता है, जो लोगों के लिए उपयोगी हैं, यानी कि उसका यूटिलिटी वैल्यू जिस चीज़ में रहता है, उसमें इन्वेस्टर रुचि दिखाता है। यानी कि आपका जो आइडिया और इनोवेशन ऐसा होना चाहिए जो स्केलेबल हो, यानी कि वो आगे चलकर जो है, अगर आपने एक छोटे से शहर में स्टार्ट किया, क्या वो पूरे मध्य प्रदेश के अन्य शहरों में विस्तार हो सकता है, क्या वो पूरे देश भर के अन्य राज्यों में भी और शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में उसका स्केल बढ़ा सकते हैं। तो इन्वेस्टर हमेशा यही चाहेगा कि उसमें इन्वेस्ट करेगा जहां पे स्केलेबिलिटी हो जी, और उस इनोवेशन और आइडिया के माध्यम से जब वो इन्वेस्ट करेगा तो वो भी थोड़ा कुछ पैसे कमाएगा, और जिसका इनोवेशन है उसको भी कुछ पैसा दे पाएगा। तो ये हमेशा जो है इन्वेस्टर्स का फॉर्मूला होता है। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से बताया। सिक्के के दो पहलू होते हैं और दोनों पहलू बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप सक्सेसफुल हैं तो भी आपको सीख के और आगे बढ़ना है, और अगर फेलियर भी आता है तो उस समय सीख कर सक्सेसफुल बनना होता है। हमारे साथ अनुभा जी हैं, उनसे भी हमारे जो कॉलर थे उनका एक प्रश्न था। जी अनुभा जी, आपके विचार जानना चाहेंगे उस पर? जी देखिए, फिजियोथेरेपी का मतलब है फिजिकल थेरेपी, इसका कोई नुकसान नहीं है। और सबसे अच्छी बात है, जो एक मरीज़ है वो तो हमारा पेशेंट है ही, मतलब पेशेंट तो हमारा क्लाइंट है ही। जिसको कोई ऐसा तकलीफ़ नहीं है, फिटनेस की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो भी फिजियोथेरेपी उसमें भी उपयोगी होती है। अब बात यह है कि सबसे ज़्यादा उपयोगी किसमें है? जी। तो सबसे ज़्यादा उपयोगिता रखती है न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, यानी कि लकवे के मरीज़, जन्मजात विकलांगता वाले बच्चे, ऐसी कोई भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम बहुत सारी होती है। पार्किंसंस बोलते हैं, उम्र के साथ होने में कई बार शिथिलता आने लगती है बॉडी में, वहाँ फिजियोथेरेपी ही अल्टीमेट उपचार होता है। दवाइयों का काम लिमिटेड होता है उसमें, फिजियोथेरेपी आपको मूवमेंट देती है, क्योंकि जहाँ मूवमेंट है वहाँ जिंदगी है, और जहाँ मूवमेंट रुक रहा है वहाँ फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। इसके अलावा ऑर्थोपेडिक कंडीशंस, जैसे फ्रैक्चर के बाद जब वापस आप रिकवर करते हैं तब बहुत ज़रूरी होता है। बुज़ुर्गों में फिजियोथेरेपी बहुत सारी ज़रूरी होती है, उनका वापस मूवमेंट लाने में। इमरजेंसी कंडीशन में अगर मैं बोलूँ तो आईसीयू में, अब ये कई लोग नहीं इस चीज़ को समझ पाते, उन्हें लगता है फिजियोथेरेपी तब ज़रूरी है जब हम चलने लगे। नहीं, पहली बार बिस्तर से उठाकर खड़ा करना भी फिजियोथेरेपी है, 4 कदम चलाना भी फिजियोथेरेपी है। कई बार आईसीयू में लंग कंडीशन, कोविड के समय हमने बहुत देखा, जब फेफड़ों में बलगम जम गया था, वहाँ इमरजेंसी में फिजियोथेरेपी, चेस्ट फिजियोथेरेपी हम उसको कहते हैं, जी, बहुत उपयोगी होती है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से बताया। लेकिन फिजियोथेरेपी ऐसा क्षेत्र है जिसमें स्टार्टअप ओपन करने का कोई शायद ही सोच सके, क्योंकि प्रोडक्ट जब होता है तो उसको छू कर देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, या सर्विसेज उसकी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिजियोथेरेपी में आपको क्या कुछ कठिनाइयाँ हुई जब फिजिक्योर की आपने स्थापना की थी, तो आपकी कठिनाइयों के बारे में भी जानना चाहेंगे। बताना चाहूँगा कि फिजियोथेरेपी के बहुत अच्छे उपयोग हैं।
जी सर। मैं काफ़ी मतलब गेम्स खेलते रहा हूँ। तो जब मैं कलेक्टर ग्वालियर था तो मैं क्रिकेट खेल रहा था, तो फील्ड पे रन लेते समय पैर फिसल कर मेरा लिगामेंट टीयर हुआ था। 2 लिगामेंट टीयर हुए थे। जी। तो मैंने लिगामेंट टीयर के लिए वो सर्जरी तो कराए थे, बट उसके बाद में मुझे डॉक्टर ने कहा था कि सबसे बेस्ट है फिजियोथेरेपी, क्योंकि मुझे वापस खेलना था। तो मैंने लगभग 7-8 महीने बहुत अच्छे से फिजियोथेरेपी की, और मुझे बताते खुशी है कि 100% मतलब मेरा पैर जो है उतना ही ठीक हुआ, उससे बेहतर ठीक हुआ जितना उससे पहले था। तो बिल्कुल। फिजियोथेरेपी वन ऑफ द बेस्ट वेज की हमको अपने जो शरीर के जो अंग हैं जिनको नॉर्मलाइज करना है, उसके लिए फिजियोथेरेपी बहुत ही उपयोगी है। और कई बार जो है मेडिसिन, अनावश्यक जो लोग मेडिसिन लेते हैं उसको लेने की आवश्यकता ही नहीं है। जी सर। फिजियोथेरेपी से बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल, सर ने बिल्कुल अपना सजीव उदाहरण दिया और बिल्कुल लाइफ चेंजिंग हो जाती हैं कई बार कुछ ट्रीटमेंट्स। अनुमा जी, आपके मैं अनुभव जानना चाहूँगी, कई सारी परेशानियों का सामना आपने करना होगा जब आपने स्टार्टअप की स्थापना की थी तब। जी हाँ, सबसे पहला जो कठिनाई में कि मैं बोलना चाहूँगी वो यही है कि लोगों के मन में जो एक इमेज है फिजियोथेरेपी की, वो क्लियर करना सबसे बड़ी कठिनाई थी, और आज भी है। काफ़ी हद तक हम सफल हुए हैं, थोड़ा रास्ता और तय करना बाकी है। लोगों को समझना कि फिजियोथेरेपी सिकाई नहीं है, फिजियोथेरेपी मालिश नहीं है, फिजियोथेरेपी सिर्फ कसरत नहीं है। फिजियोथेरेपी यानी कि जहाँ जो ज़रूरत है, और एक विशेषज्ञ 4.5 साल का कोर्स होता है फिजियोथेरेपी का, बेसिक कोर्स, उसके बाद पीजी होता है। तो जो विशेषज्ञ के हिसाब से आपकी बॉडी में ज़रूरत है उस पर काम करना, वो फिजियोथेरेपी। तो ये समझाना, कई भ्रांतियों को हटाना, ये हमारी सबसे पहली कठिनाई थी जिसको हमने किया, और आज भी करते हैं। हम कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कि जब लोग हमसे पहले लोग हम तक पहुँचे, उससे पहले हम उन तक पहुँचकर उनकी चीज़ों को क्लियर करें, उनको हेल्प करें, गाइड करें। जैसे अगर एक लकवे का पेशेंट है और वो मालिश करवाता है तो चीज़ें बहुत बिगड़ जाती हैं। तो ये सही और गलत के बीच में इस एक क्लैरिटी लाना, ये सबसे बड़ी कठिनाई थी। और ख़ास तौर पे दूर दराज के इलाके में, जैसे मैंने कहा अब्दुल्लागंज, मंदीदीप, सागर, या भोपाल में भी कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ तक लोग अभी भी नहीं समझ पाते। उनको लगता है कोई विदेश की टेक्निक है या कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए नहीं है, महंगी है बहुत, ऐसा कुछ नहीं। तो ये करना। दूसरा ये था कि कठिनाई थी कि हमारी मशीन्स बहुत अच्छी मशीन्स और बहुत महंगी मशीन्स हम लाना चाहते थे शुरुआत से, कि भोपाल में, और बहुत खुशी है मुझे बताते हुए कि रोबोटिक्स को भी हमने इंट्रोड्यूस किया है। अभी तक जो चीज़ सिर्फ महाराष्ट्र या साउथ में ही थी, वो हम यहाँ पे लेके आए हैं, ताकि हम मरीज़ों को परेशान ना होना पड़े, उनको जाना ना पड़े दूर दराज एरिया में, क्योंकि उनके लिए ये चीज़ रिक्वायर्ड है पर अब यहाँ अवेलेबल नहीं। तो ये कुछ चीज़ें थी, बट कठिनाइयाँ पार्ट है एंटरप्रेन्योरशिप का, तो दैट्स अ पार्ट। बिल्कुल बिल्कुल। सर, हम बात जो कर रहे हैं ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की, नरहरी सर, रोड कनेक्टिविटी की बात हो या बिजली की बात हो या और भी चीज़ें जो सुविधाएं होनी चाहिए एक उद्योग को स्टार्ट करने के लिए, वो सब कुछ आज मध्य प्रदेश के पास है। ना सिर्फ देश के उद्योगपति बल्कि विदेशों की भी उद्योगपति आने को आतुर हैं, जुड़ने को आतुर है मध्य प्रदेश से। आपके विचार जानना चाहेंगे, क्या इनपुट्स के साथ इस बार तैयारी है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की पूरी तैयारी इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 6 महीने से इस पूरे इवेंट्स के तारतम्य में विस्तृत रूप से तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। हम लोगों ने नीति निर्माण, जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है सरकारों के लिए, कि नीतियां क्या है, आपके पास नीतियां क्या है। अगर मान लीजिए कि आपको कोई फार्मा इंडस्ट्री आना है, या फिर कोई आईटी इंडस्ट्री आना है, कोई फर्नीचर या टॉय इंडस्ट्री आना है, तो उसके लिए आपके पास क्या नीति है। तो इन्वेस्टर यही पूछता है कि हमारे लिए क्या नीति आपने निर्माण किया। तो 6 महीने से हम लोगों ने ऐसे नीतियों का निर्माण किया है जो अन्य प्रदेशों की तुलना में हमारी नीतियां बहुत सरल है, बहुत उपयोगी है, और इन्वेस्टर्स को मतलब जो चाहिए, आपको किस तरह के ऐसे रियायतें चाहिए या फिर सुविधाएं चाहिए या फिर माहौल चाहिए, उस तरह के माहौल के मुताबिक हम लोगों ने नीतियों का निर्माण किया है। और हमें बताते हुए बहुत खुशी है कि मध्य प्रदेश अन्य राज्यों की तुलना में, मध्य प्रदेश दूसरे राज्यों की तुलना में हमारे नीतियां बहुत ही सरल हैं और बहुत ही इन्वेस्टर फ्रेंडली है। तो हमने एक तो नीतियों का निर्माण पूरी तरह से करके तैयार हमने करके रखा हुआ है। इसके अलावा हमारे पास जो लैंड बैंक है उसका हमने ब्यौरा निकाल के पूरा पब्लिश किया है। हमने MPIDC का जो वेबसाइट है उसमें हमने हमारे पास पूरे प्रदेश में किन किन जिलों में, किन किन शहरों में
कहाँ कहाँ पर कितने लैंड ज़मीनें उपलब्ध है लैंड बैंक के, उसके डिटेल्स दिया हुआ है। हमारी नीतियाँ जो है हमने पूरा वेबसाइट पर प्रदर्शित किया हुआ है। और हमने इस बात को भी लिंक किया है कि किस शहर में, किस ज़िले में कौन से उद्योग लगाने से आपको वो सुविधाएं आसान हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, अगर मान लीजिए कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बेस्ट प्लेस कौन सा जिला बेस्ट हो सकता है, जहां पे आपको कॉटन ग्रोइंग कॉटन आसानी से आपको मिल सके। आपको जिनिंग और स्पिनिंग करना है, उसके लिए कौन से ऐसी जगह है जहाँ पे आपको ऐसे स्किल मैन पावर आपको मिल सकता है, यानी कि ऐसे लोग मिल सकते हैं, लेबर मिल सकता है। तो हमने वो पूरा मैचिंग करके हमने वेबसाइट पे डाल के रखा हुआ है। बस इन्वेस्टर्स को आना है, देखना है, समझना है, लोगों से बात करना है, अधिकारियों से बात करना है और फिर अपना इन्वेस्टमेंट वहाँ पे स्थापित करना है। बिल्कुल। हमने इसके अलावा एक इंटेंशन टू इन्वेस्ट, यानी कि आपकी जो इंटेंशन है कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए भी हमने वेबसाइट पे तैयारियां करके रखा हुआ है। जी सर। कि जिस किसी को भी जो इन्वेस्टमेंट करने की उद्देश्य है, जिस जिले में, शहर में, वहाँ पे आप जो है अपना किस तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो भी डिटेल्स हमने उपलब्ध कराया हुआ है। ये सब चीज़ें अपनी जगह पे हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण है कि एक सकारात्मक सोच। बिल्कुल सर। जो मध्य प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर हमारे जितने भी माननीय मंत्रीगण हैं, जैसे हमारे एमएसएमई विभाग के मंत्री हैं, तो हम लोग हमेशा हम सब उपलब्ध रहते हैं। बिल्कुल। हम चर्चा करते हैं। हम आजकल जो है फिजिकल ही नहीं, अगर आप मान लीजिए कि आप कोरिया में बैठे हैं, जापान में बैठे हैं या जर्मनी में बैठे हैं, हम जो है उनके साथ वर्चुअल मीटिंग्स करते आए हैं। पिछले साल भर से हम वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए कि आप फिजिकली तभी आइए जब आपको लगे कि हाँ हमारे हिसाब से जो है माहौल है, हमारे साथ सुविधाएं हैं। तो इस तरह के वर्चुअल मीटिंग्स भी हम लोगों ने किया है। डिजिटलाइजेशन के इस युग में ज़्यादा से ज़्यादा युवा जुड़ना चाहते हैं, युवा उद्यमी जुड़ना चाहते हैं, और जो सिंगल विंडो सिस्टम है उसके बारे में भी हम आपसे विस्तार से जानना निश्चित ही, जैसे मैंने बताया कि नीतियाँ सबसे बहुत महत्वपूर्ण है, नीतियाँ और एक सकारात्मक सोच। और मध्य प्रदेश में जैसे उद्योग लगाने के लिए हमने स्वरोजगार, रोजगार से संबंधित कई सारी गतिविधियां, जैसे रोजगार दिवस का ऐसा महत्वपूर्ण कार्यक्रम हम हर महीने करते आ रहे हैं। जी सर। और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना जैसी एक योजना लाए हैं, और प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, पीएमईजीपी प्रोग्राम है, मुद्रा लोन से संबंधित। जी सर। इतने सारे योजनाएं हैं और वो सब योजनाओं को जो है हमने एक जगह स्थापित किया है। आप केवल हमारा एक वेबसाइट, जो मध्य प्रदेश शासन का वेबसाइट है समस्त पोर्टल, उसका नाम है समस्त पोर्टल, समस्त पोर्टल पे जाए, आप अपना आयु, आप अपना नाम, डिटेल्स वगैरह भर देंगे तो आपको लेकर जाएगा कि कौन सी योजनाओं के लिए आप उपयुक्त है। बिल्कुल। तो इस तरह से हमने नीतियों का निर्माण और योजनाओं का निर्माण किया है। तो महत्वपूर्ण ये है कि निश्चित ही हम अपने तरफ से बहुत सारी चीज़ें करते हैं कि कैसे सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जाए, कहाँ कैसे आपको जो है एक ही जगह पर जाकर आपके समस्त चीज़ों का जो है वहाँ पे मतलब आपको सुविधाएं मिल सके। परंतु महत्वपूर्ण ये भी है कि आपको भी जो है दो कदम अपने घर से निकलना चाहिए। बिल्कुल सर। आपको जिन अधिकारी, जिन लोगों से मिलना चाहिए, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, तो मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते हुए सही, बट सक्सेसफुल वही होता है जो अपने घर से निकलता है। तो आपको अपने घर से निकलना चाहिए। आपको अपने जो हम लोग जितने सुविधाएं, जितने चीज़ें हम आपको उपलब्ध कराते जा रहे हैं, उसके बारे में आपको समझना है और आपको आगे बढ़ना चाहिए। जी सर, आपने बहुत अच्छे से बताया। हमारे युवाओं के लिए, युवाओं को आपने बहुत अच्छे से प्रेरित किया, और एक प्रयास जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने एक कदम आगे बढ़ाया है तो पूरा जहान आपका सहयोग करेगा आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बारे में, क्या कुछ तैयारी है मध्य प्रदेश की, बात हो स्वच्छता की, बात हो कनेक्टिविटी की, या बात हो इंफ्रास्ट्रक्चर की, किसी में भी पीछे नहीं है हमारा मध्य प्रदेश, और पूर्ण तरीके से तैयार है सभी को स्वागत करने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में। और एक बहुत ही सफल महिला उद्यमी अनुभा जी हमारे साथ जुड़ी थी, जिन्होंने अपने अनुभव हमसे साझा किए। बहुत बहुत धन्यवाद अनुभा जी, बहुत बहुत शुक्रिया नरहरि सर, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों से साझा की। उम्मीद करेंगे आपको हमारा आज का कार्यक्रम काफ़ी पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं आपसे लूँगी इजाज़त। नमस्कार।